नमस्कार साथियों। 12 अगस्त 1997 का वो खौफनाक दिन, जिस दिन आज के दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूब चैनल टी सीरीज़ के मालिक गुलशन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जिससे न केवल म्यूज़िक इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड भी सदमे में चला गया था। कौन था दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड अबू सलेम, जिसने गुलशन कुमार के मर्डर की सुपारी ली थी, लेकिन तब भी उस पर कोई भी केस नहीं चला। कितने लोग शामिल थे इसमें, क्या प्लानिंग की गई थी, कैसे हुआ था गुलशन कुमार का मर्डर, आइए जानते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RK शर्मा ऑफिशियल पर। तो कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। 1951 में पंजाबी हिंदू परिवार में गुलशन कुमार दुआ का जन्म होता है। इनके पिता दिल्ली के दरियागंज में फलों का जूस बेचा करते थे और बहुत कम उम्र से ही गुलशन कुमार ने अपने पिता का हाथ बटाना चालू कर दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी दुकान ने गुलशन कुमार की किस्मत बदल दी और देखते ही देखते गुलशन कुमार म्यूज़िक की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। तो इसी दुकान की कमाई से गुलशन कुमार के पिता ने एक नई दुकान खरीदी, जिसमें गुलशन कुमार कैसेट्स की रिपेयरिंग किया करते थे। और यहीं से इनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना कैसेट्स में गाने को रिकॉर्ड कर उन्हें बेचा जाए। और 1983 में गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज़ और टी सीरीज़ की स्थापना की। इस कंपनी में वे अलग अलग गायकों की आवाज़ को कैसेट्स में रिकॉर्ड कर कैसेट्स को बेचा करते थे। और जैसे जैसे उनका व्यापार बड़ा होता गया, वो नोएडा से मुंबई चले गए। और गुलशन कुमार भगवान शिव और वैष्णो देवी के भक्त थे, इसीलिए जो टी सीरीज़ में टी का मतलब है वो त्रिशूल है। और 1976 में गुलशन कुमार ने मायानगरी मुंबई के अंधेरी में जीतेश्वर महादेव मंदिर का रिनोवेशन कराया। इस मंदिर को याद रखिएगा, क्योंकि यही वो मंदिर है जिसके बाहर गुलशन कुमार की हत्या हुई थी। ये टी सीरीज़ के फाउंडर होने के साथ साथ एक गायक भी थे। इन्होंने हिंदू धर्म के लगभग सभी प्रमुख देवी देवताओं के पक्ष में गाने गाए हैं। मैं बालक तू माता शेरावालिए, ये इनका गाना सुपर डुपर हिट रहा था। वैष्णो देवी के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा के कारण इन्होंने वैष्णो देवी आने वाले सभी भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन सहायता सेवा चालू की थी, जो आज भी जारी है। आज इसका प्रबंधन इनके बेटे भूषण कुमार करते हैं। समय बीतता रहा और समय आता है 1988 का। इस समय एक फिल्म रिलीज़ होती है आमिर खान और जूही चावला की, कयामत से कयामत तक। इस फिल्म ने 80 लाख कैसेट्स बेचे। और 1990 में आशिकी फिल्म रिलीज़ होती है। इसने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया और इसी फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को प्रसिद्धि मिली थी। नदीम, इसको याद रखिएगा, क्योंकि इसी ने गुलशन कुमार को देख लेने की धमकी दी थी। और गुलशन कुमार ने संगीत जगत को अनुराधा पौडवाल, सोनू निगम, कुमार सानू जैसे बेहतरीन गायक दिए हैं। इसके बाद का दशक टी सीरीज़ के नाम रहा, क्योंकि जहां पर 1985 से पहले टी सीरीज़ का एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ था, वहीं पर 1991 आते आते टी सीरीज़ का एनुअल टर्नओवर 200 करोड़ हो गया था। और इनकी मृत्यु तक 1997 तक टी सीरीज़ का एनुअल टर्नओवर 500 करोड़ तक पहुंच गया था। एक जूस वाले के लड़के ने म्यूज़िक इंडस्ट्री की सूरत बदल दी थी। ये सब हुआ था सिर्फ एक 7 रुपए की कैसेट के बदौलत। तो जो 1976 में गुलशन कुमार ने अंधेरी में जीतेश्वर महादेव मंदिर का रिनोवेशन कराया था, उसके बाद से ये वहाँ पर प्रतिदिन दर्शन के लिए जाया करते थे। इनका ये रूटीन फिक्स्ड था और इसी रूटीन पर नज़र थी 3 लोगों की, जो उस दिन मंदिर के बाहर इन पर ताक लगाए इंतजार में खड़े थे। इसके आगे क्या हुआ, इससे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि ये 3 लोग कौन थे और इन तीनों लोगों को किसने भेजा था। तो 1994 में जावेद सिद्दीकी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म का नाम था तू विश मैं अमृत। इस फिल्म में अदाकारा थी जेबा अख्तर, जो कि पाकिस्तान से थी। जेबा अख्तर को दाऊद इब्राहिम के कहने पर इस फिल्म में लिया गया था और कुछ दिनों बाद जेबा अख्तर को जावेद सिद्दीकी ने फिल्म से निकाल दिया। ये बात दाऊद इब्राहिम को पसंद नहीं आई
और 7 जून 1994 को दाऊद इब्राहिम ने जावेद सिद्दीकी की हत्या कर दी। ये वही दाऊद इब्राहिम है जो अंडरवर्ल्ड कंपनी डी का डॉन था। हफ्ता वसूली करना, धमकियां देना, मर्डर करना, ये सारे इसके काम थे। और जो 1993 में मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसका भी मास्टरमाइंड यही था। उसके बाद ये दुबई चला जाता है और कुछ दिनों बाद ये भारत आता है और अपनी फैमिली के साथ दोबारा से पाकिस्तान चला जाता है। तो जब जावेद सिद्दीकी की हत्या हो जाती है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने, तो इसी के बाद से गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड की तरफ से धमकी भरी कॉल्स आने लगी थी। इसी के चलते उस समय के यूपी के तात्कालिक मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने गुलशन कुमार को एक बॉडीगार्ड मुहैया करा दिया। और इसके कुछ समय बाद 1997 में नदीम सैफ़ी ने एक म्यूज़िक एल्बम लॉन्च किया। हाय अजनबी नाम था इसका। इस एल्बम में कुछ गाने नदीम सैफ़ी ने खुद गाए थे और नदीम सैफ़ी चाहता था कि इस गाने के सारे राइट्स टी सीरीज़ खरीद ले और इस गाने का प्रमोशन भी कर दे। लेकिन गुलशन कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि नदीम सैफ़ी की आवाज़ अच्छी नहीं थी गानों में। लेकिन फिर भी टी सीरीज़ ने किसी तरीके से इनके गानों के राइट्स खरीदे और प्रमोट किया। लेकिन इसके बाद भी नदीम सैफ़ी के एल्बम के गाने फ्लॉप साबित हुए। इस बात का दोष नदीम सैफ़ी ने गुलशन कुमार को दिया कि आपने सही तरीके से गानों को प्रमोट नहीं किया। उसे लगता था कि टी सीरीज़ ने सही तरीके से पब्लिसिटी नहीं की, इसलिए मेरा एल्बम फ्लॉप हो गया। और इसी समय गुलशन कुमार को नदीम सैफ़ी ने देख लेने की धमकी दे दी थी। मई 1997 में दुबई में एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में ये डिस्कस किया जाता है कि गुलशन कुमार का मर्डर कैसे करना है। इस मीटिंग में अनीस इब्राहिम, जो कि दाऊद इब्राहिम का छोटा भाई था, अबू सलेम और एक गैंगस्टर शामिल था। और 5 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास अबू सलेम, जो कि दाऊद इब्राहिम का राइट हैंड था, उसकी कॉल आती है। उसने कहा कि वैष्णो देवी में तो रोज़ लंगर खिलाते हो, कुछ मुझे भी खिलाओ। तो अबू सलेम ने गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की मांग की और गुलशन कुमार से कहा कि तुमने नदीम सैफ़ी के एल्बम को सही से प्रमोट क्यों नहीं किया। तो गुलशन कुमार ने कहा कि नदीम सैफ़ी की आवाज़ अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका एल्बम स्वतः फ्लॉप हो गया। और 9 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार के पास अबू सलेम की दोबारा से कॉल आती है, क्योंकि उस समय बम्बई में अंडरवर्ल्ड का काफ़ी दबदबा हुआ करता था। पहले मुंबई को बम्बई ही कहा जाता था। तो अबू सलेम ने गुलशन कुमार से कहा कि क्या तुम मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो, क्योंकि अभी तक तुम पुलिस के पास भी नहीं गए हो और ना ही तुमने अभी तक मुझे पैसे दिए हैं। और अबू सलेम ने गुलशन कुमार से कहा कि जो आगे होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तो हर दिन की तरह 12 अगस्त 1997 दिन मंगलवार को पूजा की थाली लेकर गुलशन कुमार सफ़ेद कुर्ता और सफ़ेद सैंडल पहनकर अपनी मारुति एस्टीम से अपने घर से मंदिर के लिए निकलते हैं। लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स, जहां पर उस समय के बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स रहा करते थे, वहीं पर गुलशन कुमार का बंगलो था। तो इनके घर से मंदिर के बीच की दूरी 4 से 5 किलोमीटर थी। और उस दिन इनके साथ इनका बॉडीगार्ड भी नहीं था, क्योंकि इनके बॉडीगार्ड की तबीयत खराब थी, तो उनका बॉडीगार्ड घर पर था। तो जब 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे कि वो तीनों आदमी मंदिर के बाहर गुलशन कुमार पर घात लगाए हुए खड़े थे। और कुछ कदम चलने के बाद उन्हीं तीनों में से एक अब्दुल रऊफ उर्फ दाऊद मर्चेंट ने गुलशन कुमार की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख दी और कहता है कि बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। और उसी समय एक गोली चलती है। वो गोली गुलशन कुमार के माथे से छूकर निकल जाती है और गुलशन कुमार वहीं पर गिर जाते हैं। और गुलशन कुमार ने कई घरों में मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने दरवाजे बंद कर लिए। और गुलशन कुमार का ड्राइवर रूपलाल वही था। तो रूपलाल ने कलश उठाया और उन हमलावरों की ओर फेंका, लेकिन उन हमलावरों ने रूपलाल के दोनों पैरों में गोली मार दी और रूपलाल वहीं पर गिर जाता है। और तीनों हमलावरों ने गुलशन कुमार पर गोलियां चलाई। कुल 16 गोलियां गुलशन कुमार के पीठ और गर्दन पर लगी थी। उसके बाद तीनों हमलावर
पास में खड़ी टैक्सी के ड्राइवर को बाहर निकालते हैं और उसी टैक्सी से वो तीनों हमलावर वहाँ से भाग जाते हैं। और इसके आधे घंटे बाद वहाँ पर पुलिस आती है और गुलशन कुमार को पास के कूपर हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जो मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन हॉस्पिटल में गुलशन कुमार को डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस सब में अबू सलेम का हाथ था और यह सब हो रहा था दाऊद इब्राहिम के इशारे पर। इसके बाद दिल्ली में गुलशन कुमार का अंतिम संस्कार किया जाता है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन चालू कर देती है। इसमें दाऊद मर्चेंट के नाम के साथ साथ इसके भाई अब्दुल राशिद का नाम भी निकल कर आता है और चार्जशीट में कुल 19 लोगों का नाम निकल कर आता है। इसमें अबू सलेम, नदीम सैफी के नाम के साथ साथ रमेश तौरानी का भी नाम था। रमेश तौरानी जो कि टिप्स कंपनी के मालिक हुआ करते थे। टिप्स कंपनी जो कि उस समय टी सीरीज की राइवल कंपनी थी। तो पुलिस ने दावा किया कि रमेश तौरानी ने गुलशन कुमार को मरवाने के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी थी। हालांकि बात को एविडेंसेस के अभाव में रमेश तौरानी को रिहा कर दिया जाता है और नदीम सैफी मुंबई से लंदन चला जाता है। भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ प्रत्यार्पण करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश कोर्ट ने एविडेंसेस के अभाव में प्रत्यार्पण करने से मना कर दिया और अबू सलेम भी पुर्तगाल चला गया था। लेकिन 2005 में पुर्तगाल के साथ प्रत्यार्पण के तहत अबू सलेम को भारत वापस लाया जाता है। लेकिन तब भी इस पर केस नहीं चला, क्योंकि प्रत्यार्पण के समय जिन बातों को कहा गया था कि हम इसलिए अबू सलेम को भारत ले जा रहे हैं, उसमें गुलशन कुमार वाला मामला था ही नहीं। और 2002 में दाऊद मर्चेंट को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है और बाकी को एविडेंसेस के अभाव में रिहा कर दिया जाता है। और 2009 में दाऊद मर्चेंट ने अपनी मां के बीमार होने का हवाला देते हुए कोर्ट से इजाज़त मांगी कि उसे अपनी मां से मिलने जाने दिया जाए, तो कोर्ट ने इजाज़त दे दी। लेकिन ये भारत से भागकर बांग्लादेश चला गया। वहाँ पर बांग्लादेश पुलिस ने इसे फर्जी पासपोर्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया और 2016 में इसे दोबारा से भारत वापस लाया जाता है। और अभी 2021 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुलशन कुमार के मर्डर में दाऊद मर्चेंट और अब्दुल राशिद को उम्र कैद और रमेश तौरानी को रिहा करने का फैसला बरकरार रखा है। और आज गुलशन कुमार भले ही न जिंदा हों, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई टी सीरीज आज भी है विद 263 मिलियन सब्सक्राइबर्स, दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल। और आज इसको इनके भाई कृष्ण कुमार और इनके बेटे भूषण कुमार मैनेज करते हैं। और अगर आप लोग यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।